वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सीए इंटर स्टूडेंट। आपको एक चैप्टर पढ़ना है बेटा, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो बहुत छोटा चैप्टर है। 5 सेक्शंस का रेंज है, सेक्शन 123 टू 127, और कोई भी ई फॉर्म इस चैप्टर में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये जो चैप्टर है इसका वेटेज मिनिमम देखें तो 4 मार्क्स का है। 4 to 6 मार्क्स के लिए आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभी अकेला, कभी कभी जीसीए के साथ, कभी चार्ज के साथ मिला के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं। इस चैप्टर में मार्क्स जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को थोड़े भी तरीके से कर लेते हैं तो इसका मार्क्स कहीं भी नहीं कटता। तो चलिए वन शॉर्ट रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, जिससे कि अभी एक एक करके आपको मार्क्स जोड़ना होगा। सबसे पहले 60 मार्क्स के लिए काम करेंगे, और 60 मार्क्स के लिए काम करने के बाद हम लोग जो है मैक्सिमाइज की ओर बढ़ेंगे। तो पास होने के लिए सबसे पहले लॉ में आउट ऑफ 15 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे पकड़ बनानी होगी। पकड़ आपने बना ली तो लॉ में आप पास हो जाइएगा। अच्छा मार्क्स और चाहिए तो आपको अदर लॉ के चैप्टर्स पे पकड़ बनानी होगी, और उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स को आप करें ना भी करके जाएं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, या कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस केवल करके जाएं तो भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका ध्यान से देखिए बच्चों, सेक्शन रेंज है सेक्शन 123 टू 127, और इस चैप्टर में कोई भी ई फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो एक एक करके हम सेक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर लेते हैं वो दो सेक्शंस, तो ज्यादा चांस है कि उन्हीं 2 सेक्शंस से क्वेश्चन होगा। वो 2 सेक्शंस कौन है भाई, जो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं हमें? तो पहला तो हो गया बेटा, पहला हो गया सेक्शन 127, और दूसरा है सेक्शन 123। अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो इन्हीं 2 चैप्टर से होंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे तो बाकी सेक्शन से हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भैया ये तो बताओ कि डिविडेंड होता क्या है। तो सेक्शन 2 क्लास 35, सेक्शन 2 क्लास 35 आपसे बोलता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, यानी डिविडेंड वर्ड का मतलब ही होता है फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अगर आप सेक्शन 2 क्लास 35 की बात करेंगे तो डिविडेंड का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। और अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या एपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। प्रॉफिट की वो हिस्सेदारी जो शेयर होल्डर्स में बटेगी उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड बेटा बटने के आधार पे, डिक्लेरेशन के आधार पे 2 तरीके का होता है, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड रेकमेंड करता है बोर्ड, मतलब बोर्ड ने आपको बता दिया कि भाई दिस मच, मतलब 10% डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जा सकता है। रेकमेंडेशन देंगे बोर्ड कि 10% डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे एजीएम में। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड, डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स एजीएम में। और ये फाइनल डिविडेंड को हम रिवोक नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने डिविडेंड को एजीएम में डिक्लेयर कर दिया, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स द डेट फॉर द कंपनी, और कंपनी को वो चुकाना होगा। बात अगर करें हम लोग इंटरिम डिविडेंड की, तो इंटरिम डिविडेंड रेकमेंडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड, मतलब रेकमेंड भी बोर्ड करता है, डिक्लेयर भी बोर्ड करता है। और इसको कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जनरल मीटिंग में यूआर पास करके, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके रिवोक किया जा सकता है। अगर अब कंपनी के ऊपर कोई टैक्स बर्डन आ जाए, उसका गोइंग कंसर्न खतरे में हो जाए, उसका कोई ऐसा एपिडेमिक आ जाए जहां की कंपनी चलानी मुश्किल होने लगे, उन केसेस में हम विड्रॉ कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड को।
जनरल मीटिंग बुलाएंगे, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे और विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन फाइनल डिविडेंड को आप रिवोक नहीं कर सकते। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड, डिक्लेयर करता है मेंबर एजीएम में, जबकि इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड भी बोर्ड करता है, डिक्लेयर भी बोर्ड करता है। फाइनल डिविडेंड रिवोक नहीं होगा, इंटरिम डिविडेंड जो है जनरल मीटिंग में यूआर पास करके सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में विड्रॉ हो सकता है। आगे बढ़िए, आते हैं सेक्शन में। पहला है सेक्शन 127 जिसका नाम है पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। मतलब जब जनरल मीटिंग में एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट कर देना है, या डिविडेंड वारंट है, कूपन है, पोस्ट कर रहा था, कर दो। नहीं करते तो यहाँ पे पनिशमेंट लग जाएगा। सेक्शन 127 का नाम बोलिए, पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड का आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, पेमेंट नहीं करते, तो आपको जो है पनिशमेंट देना होगा। किसको, कितना? तो इसने कहा कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन 30 डेज या पोस्टेड इन 30 डेज। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए, या अगर डिविडेंड कूपन है, वारंट है, तो वो पोस्ट होना चाहिए। नहीं होता है तो अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी को ध्यान से देखिए, 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पेनल्टी भरनी होगी। कंपनी को 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं उनको 1000 रुपए का जुर्माना पर डे का लगेगा, ₹1000 पर डे, प्लस 2 साल की क्या हो जाएगी, जेल। मतलब ऑफिसर्स को 1000 रुपए जुर्माना भी देना होगा, जेल भी जाना होगा, 2 साल के जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोसंपा भाई पोसंपा। यानी भाई जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए, डिविडेंड वारंट कूपन पोस्ट कीजिए, और नहीं तो जेल जाने को ऑफिसर तैयार रहिए। कंपनी को 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को 1000 रुपया पर डे का और 2 साल की जेल। कब ये एग्जम्पशन है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया और जेल नहीं जाना पड़ेगा? कब ऐसा होगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो पहला है बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। आप किसी लॉ को फॉलो कर रहे थे और उस लॉ को फॉलो करने के कारण डिले हो गया। जैसे को फेमा बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि आपका कोई शेयर होल्डर एनआरआई शेयर होल्डर है, तो भाई एनआरआई शेयर होल्डर को पेमेंट तो करना पड़ेगा डॉलर में। अगर अमेरिका का कोई शेयर होल्डर है हमारा और उसे डिविडेंड देना है तो डॉलर में, तो उसके लिए आरबीआई अप्रूवल लगेगा। हम गए आरबीआई के पास, आरबीआई का अप्रूवल लेंगे। अब आरबीआई ने लगा दिया 45 दिन अप्रूवल देने में, तो हम कैसे 30 दिन में पेमेंट कर दें? हम तो ऑपरेशन ऑफ लॉ फॉलो कर रहे थे। अगर हम आरबीआई के पास ना जाते तो फेमा जेल में डालता, और अगर 30 दिन में पेमेंट ना कर दे तो कंपनी एक्ट डाल देगा जेल में। तो हम क्या करें? तो यहाँ एग्जम्पशन दिया गया कि भाई रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा, शेयर होल्डर गिव्स डायरेक्शन not complied and communicated the same to him। शेयर होल्डर ने हमें डायरेक्शन दिया कि भाई पेमेंट कैसे करना है, उनका ये अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट होल्डर पेई का ये नाम होगा, और आप पेमेंट कर दें। हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमारे इस शेयर होल्डर को इस अकाउंट में पेमेंट कर दो। अब जब बैंक पेमेंट कर रहा है तो मैंने जो नाम बताया और उनको जो नाम दिख रहा है दोनों अंतर था। उन्होंने कहा भाई आपने अकाउंट होल्डर का नाम, पेई का नाम जो बताया और हम जो पेई का नाम देख रहे हैं वो मैच ही नहीं कर रहा, तो पेमेंट हो नहीं पाया। और ये कंपनी ने शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी। कम्युनिकेशन जरूरी है। ये बात अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को कम्युनिकेट की, भाई हमने आपके डायरेक्शन फॉलो करने की कोशिश की और फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर शेयर होल्डर को दोषी नहीं माना जाए, कंपनी को दोषी नहीं माना जाएगा। क्योंकि भाई अगर कंपनी
डायरेक्शन फॉलो करने की कोशिश की, डायरेक्शन नहीं हो पाया, कंप्लाई नहीं हुआ, तो ये बात बता दिया कि आपने जैसा बोला था लेकिन पेई का नाम ही गलत था, तो हमारा बैंकर फेल हो गया, तो भाई हमारी क्या गलती है बताइए। तो दूसरा केस, शेयर होल्डर्स गिव डायरेक्शन नॉट कंप्लाइड कम्युनिकेटेड, लेकिन ये बात किसको बतानी पड़ेगी, शेयर होल्डर को बतानी पड़ेगी। तीसरा, डिस्प्यूट टू रिसीव डिविडेंड, भाई ये टाइटल को लेकर दिक्कत चल रही है, मिस्टर एक्स मरे और दो मिसेज एक्स आ गई, बोल रही है कि मैं हूं मिसेज एक्स, मैं हूं मिसेज एक्स। अब कंपनी क्या करे, किसको दे डिविडेंड, तो कंपनी बोलेगी कि भाई आप कोर्ट में जाइए और लेके आइए कि किसकी है टाइटल, और उसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे। तीसरा केस है, डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो गया, डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो गया, मतलब एक शेयर होल्डर था बेटा, उसको अभी कॉल सीनियर पड़ा हुआ है, मतलब उससे कॉल मांगा गया, उसने कॉल का पेमेंट नहीं किया, मान लो उससे कॉल ड्यू चल रहा है 5 रुपए, 5 रुपए उसको कॉल का पेमेंट करना था, हमें डिविडेंड 2 रुपए देना था, तो क्या हम एडजस्ट कर ले, बोल रहे हाँ लॉफुली एडजस्ट कर लो, लॉफुली एडजस्ट किए तो आपको नहीं किए होंगे पेमेंट, तो ये हमारा फॉल्ट नहीं माना जाएगा। और पांचवा है एनी अदर रीजन, तो अगर कंपनी के पार्ट में दोष नहीं है तो कंपनी गिल्टी नहीं है, तो क्या कहा सेक्शन 127 ने, चलिए क्विक रिवीजन कीजिए कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए, या 30 दिन के अंदर डिविडेंड कूपन या वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसको कॉन्ट्रावेंशन बोलेंगे, कंपनी को 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा पेनल्टी का, और ऑफिसर्स को 1000 रुपए पर डे का जुर्माना होगा, 2 साल की जेल होगी। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पशन है, पहला है बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, आरबी हम फेमा को फॉलो कर रहे थे, या कोर्ट का कोई ऑर्डर आया जिसमें हमें रेस्ट्रेंट किया गया, मना किया गया कि भाई आप जो है इस फलाने शेयर होल्डर को डिविडेंड मत देना, तो भाई अगर कोर्ट ऑर्डर आया तो क्या हम कोर्ट से ऊपर है, जुडिशियरी से ऊपर हम कंपनी है, तो बोल रहा है नहीं, तो हमने पेमेंट नहीं किया। दूसरा, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दिया था, कंप्लाई नहीं हुआ और ये बात उनको कम्युनिकेट कर दी गई है। तीसरा, डिस्प्यूट था टाइटल को लेके कि डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, मिस्टर एक्स मर गए, दो मिसेज एक्स आ गई, भाई ये समस्या थी। या चौथा, कंपनी ने लॉफुली एडजस्ट कर लिया डिविडेंड को, तो इस कारण पेमेंट नहीं हुआ 30 दिन के अंदर, तो कंपनी का या ऑफिसर का कोई दोष नहीं है, नो कॉन्ट्रावेंशन, एग्जम्पशन, नो पनिशमेंट। आगे बढ़े, सेक्शन 124 है उडा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बोल रहे हैं कि 30 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ, तो 7 दिन के अंदर वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, विदिन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो कंपनी को 12%, इस बार थोड़ा रेट कम है, कितना, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा उस अनपेड अमाउंट। 30 दिन बीत गए, कंपनी ने नहीं किया डिविडेंड पेमेंट, तो 7 दिन के अंदर वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजिए, नहीं तो 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू। दूसरा, जिस दिन आपने पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजा वहां से 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, और ये स्टेटमेंट 2 जगह डिस्प्ले होगा, कंपनी के वेबसाइट पे और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, जहां 4 बातें बतानी होती है। 4 बातें क्या है, शेयर होल्डर्स का नाम बताना होगा, नेम ऑफ शेयर होल्डर, दूसरा अमाउंट बताना होगा कितना अनपेड है, अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड, तीसरी बात आपको बतानी होगी नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, ये कितने शेयर इनके पास है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, और चौथी बात आपको बतानी होगी लास्ट नोन एड्रेस। जिस दिन पैसा उड्डा में आया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वहां से 90 दिन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट में 4 बातें बतानी है और इसको 2 जगह डिस्प्ले करना है, कंपनी के वेबसाइट पे और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। क्या 4 बातें, शेयर होल्डर का नाम बताना है,
आपको लास्ट नॉन एड्रेस बताना है, आपको अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड बताना है और नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बताना है। और वो पैसे अगर वहां 7 साल पड़े रह गए तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, 7 साल पैसे रह गए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, 7 साल बीत गए, अब क्या कीजिए कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर वो पैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर, यानी वो सेक्शन 124 में क्या क्या बातें हैं, पहली 30 दिन बीत गए तो 7 दिन के अंदर वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। जिस दिन पैसा अनपेड डिविडेंड में आया वहां से 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें 4 बातें बताइए, शेयर होल्डर का नाम क्या है, लास्ट नोन एड्रेस क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्ड क्या है और उनका अमाउंट ऑफ डिविडेंड अनपेड कितना है। और ये बातें 2 जगह, कंपनी के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे डिस्प्ले कीजिए। और अगर वो पैसा वहां 7 साल पड़ा रहा तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स वो पैसा जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आते हैं सेक्शन 123 में। सेक्शन 123 भी डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। सेक्शन 123 है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहला प्रोविजन है प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 2 कंपनियों के ऊपर प्रोहिबिशन लगाए कि ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकते। पहला सेक्शन 8, बात सही है। सेक्शन 8 कंपनी क्या है बेटा, चैरिटेबल कंपनी। तो जिस कंपनी का मकसद प्रॉफिट कमाना ही नहीं, फिर वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटेंगी कहां से। तो सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल कंपनियां हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनी हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटेंगी। दूसरा, कंपनी नॉट कंप्लाइंग सेक्शन 73 और सेक्शन 74, ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 73 और 74 का को नहीं फॉलो करती वो भी डिविडेंड नहीं बांट सकती। 73 याद है आपको? सेक्शन 73 क्या है? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जो एलिजिबल पब्लिक कंपनियां हैं सिर्फ वही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर की है तो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो डिविडेंड नहीं बांट सकती। दूसरा, 74 में रीपेमेंट था डिविडेंड का करना, अगर टाइमली नहीं किया तो वो भी नहीं बांट सकती। सेक्शन 74 तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। तो 2 कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 73 74 का कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी हैं और जो सेक्शन 8 है उनके ऊपर लगा है प्रोहिबिशन, वो डिविडेंड नहीं बांट सकते। दूसरा, कहां से बांटे डिविडेंड, व्हाट आर दी सोर्सेस। पहला करंट ईयर प्रॉफिट, दूसरा पास्ट ईयर प्रॉफिट जिसको आप पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तीसरा फ्री रिजर्व जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, या अगर आपको सीजीएसडी लोकल अथॉरिटी वगैरह ने कुछ पैसे प्रोवाइड किए और बोला कि डिविडेंड दे दो तो दे सकते हैं। क्या मैंडेटरी है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एज पर शेड्यूल 2? हाँ, डिविडेंड बांटने से पहले एज पर शेड्यूल 2 आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। पास्ट ईयर के लॉसेस करेंट ईयर लॉस को सेटअप करना होगा। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर वो पैसा सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर दीजिए, सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए 5 दिन के अंदर। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर वो पैसा सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके एजेंट बैंकर को डिविडेंड का पेमेंट कर दीजिए 30 दिन के अंदर। कैसे करें पेमेंट? मोड कैश, चेक, फंड ट्रांसफर, डिविडेंड पोस्ट, वारंट, कूपन दे सकते हैं। बस याद रखिएगा डिविडेंड का पेमेंट कभी भी काइंड में नहीं होगा, डिविडेंड का पेमेंट कभी भी काइंड में नहीं होगा। क्या डिविडेंड बांटने से पहले कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? तो आंसर है नॉट मैंडेटरी। ये बिल्कुल बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो डिविडेंड बांटने से पहले कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, चाहे तो कोई मैंडेटरी नहीं। अगर लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में, क्या हुआ है? लॉस हुआ है
या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में, फिर भी कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो बांट सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कहां से बांटेगी? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। करंट ईयर में लॉस हुआ है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, फिर भी कंपनी डिविडेंड बांटना चाहे बांट सकती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना। पहला, जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बराबर या उससे कम होना चाहिए। इस साल जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी, वो पिछले इमीडिएटली 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एवरेज रेट के बराबर या उससे कम होना चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेट, एवरेज रेट जो है पिछले 3 साल का, उससे कम या बराबर हो सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट कितना विड्रॉ करना है रिजर्व से? मैक्सिमम 10%, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। करेंट ईयर में कोई लॉस है तो इसमें से उसको घटाइए तो डिविडेंड बांटिए। और बैलेंस कितना रिजर्व में रखना चाहिए? greater than equal to 15% of paid up share capital, greater than equal to 15% of paid up share capital। करंट ईयर में लॉस हुआ है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, फिर भी कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, बांट सकती है। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला, जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करे वो पिछले 3 साल के इमीडिएटली पिछले 3 लगातार साल के एवरेज रेट के बराबर या कम होना चाहिए। अमाउंट जो विड्रॉ करेंगे वो 1/10 या लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व होना चाहिए। करंट ईयर के लॉस पास्ट ईयर को सेट ऑफ करके तो डिविडेंड बांटना चाहिए। और बैलेंस में जो रिजर्व रहना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए। आगे बढ़िए, निधि कंपनी। निधि कंपनी में कहा कि भाई मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। अगर 30 दिन तक आपने डिक्लेरेशन के 30 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्रेडिट कर दीजिए। इंटरिम डिविडेंड, सारे सेक्शंस जो फाइनल डिविडेंड को एप्लीकेबल है इंटरिम को भी है। लॉस हो गया करंट ईयर में तो डिविडेंड आप बांट सकते हैं टोटल पीएनएल रिजर्व से। बस यहाँ पे एक कंडीशन, वहां 4 कंडीशन था करंट ईयर में लॉस होने पे डिविडेंड बांटने का, यहाँ एक ही है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज रेट के बराबर या उससे कम होना चाहिए। एक ही कंडीशन है पहला वाला। 30 दिन के अंदर पेमेंट कीजिएगा। रिवोकेशन हो सकता है, लेकिन रिवोकेशन के लिए क्या पास करना होगा? यूनानिमस रिजोल्यूशन। यूआर मतलब 100% मेंबर का कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 126 था डिविडेंड बोनस राइट आर टू बी हेल्ड इन एवियंस। हम है मिस्टर ए, मैंने अपने शेयर्स मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिए। मुझे लॉ में बोला जाता है ट्रांसफेरर, मिस्टर वाई को बोला जाता है ट्रांसफरी। कंपनी ने, हमने SH4 साइन करके मैंने और मिस्टर वाई ने जमा कर दिया कंपनी को SH4, जो कि शेयर ट्रांसफर फॉर्म था। लेकिन अभी कंपनी ने मिस्टर वाई का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा, मेरा नाम रजिस्टर से नहीं हटाया और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। तो किसको दे? पूरा होल्ड करके रखो। लेकिन अगर ट्रांसफरर ये बात कंपनी को लिखित में दे दे कि आप मिस्टर वाई को दे दो डिविडेंड, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो फिर मिस्टर वाई को डिविडेंड मिल सकता है। देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन। SH4 डिलीवर करेंगे कंपनी को हम लोग, लेकिन अभी तक ट्रांसफर को कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो इस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रख दीजिए। और नहीं तो एक प्रोविजन है यहाँ पे कि अगर ट्रांसफरर बोलता है कि आप मिस्टर वाई को दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो कंपनी जो है मिस्टर वाई को डिविडेंड दे सकती है। आगे बढ़िए, सेक्शन 125 लास्ट सेक्शन डिविडेंड का, जिसका नाम है IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट।
आईपीएफ में क्या क्या पढ़ना है? पहला अथॉरिटी, अथॉरिटी में कौन? तो मैक्सिमम 9 मेंबर होते हैं मैक्सिमम, जिसमें एक चेयरमैन, 7 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट 6 हैं और एक होता है सीईओ, मतलब एक चेयरमैन, एक सीईओ और 7 मेंबर और हो सकते हैं, मतलब अथॉरिटी के अंदर टोटल 9 मेंबर हो सकते हैं। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? अथॉरिटी का सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? अथॉरिटी मेंटेन करेगी इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अथॉरिटी मेंटेन करेगी इन कंसल्टेशन विद सीएनएजी। ऑडिट कौन करेगा? गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी की ऑडिट कौन करेगा? सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट दोनों प्रेजेंट होगा, पार्लियामेंट में पढ़ा जाएगा। सोर्स कहां कहां से पैसे आते हैं ईपीएफ में? पहला हो गया ग्रांट, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, कहीं से डोनेशन मिला, फी मिला, रेवेन्यू अकाउंट है, गवर्नमेंट वगैरह का पैसा ट्रांसफर हुआ है। दूसरा ट्रांजिशन, पुराने वाले जब सेक्शन 19 जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो पुराने वाले ओल्ड आईपीएफ अकाउंट में जो पैसा था, ओल्ड हुडा में जो पैसा था, ओल्ड सेपरेट बैंक में पैसा था, वो सब यहाँ जाएगा। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड था, मैच्योर डिपॉजिट है, डिवेंचर है, एप्लीकेशन मनी जो 7 साल या उससे अधिक के लिए ड्यू है वो सब आ जाएंगे। या अदर इनकम, फ्रैक्शनल शेयर बिका, इंटरेस्ट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये सब सोर्स, ये सब सोर्स कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं ईपीएफ में। और एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ जाएगा? रिफंड करना हो, मान लो अनक्लेम डिविडेंड, डिपॉजिट, डिवेंचर, एप्लीकेशन मनी आ गया मांगने 8 साल के बाद, 10वें साल के बाद कोमा से जगह शेयर होल्डर, और उसको याद आया भाई डिविडेंड भी था मेरा, कंपनी में डिविडेंड भी मिला होगा, पता कि भाई मिला है, तुम तो 10 साल बाद जगे, तो वो जाएगा आईपीएफ में, तो उसको मिलेगा रिफंड। दूसरा प्रमोशन, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को प्रमोट करने में अवेयरनेस, इन्वेस्टर को अवेयरनेस, जैसे आप लोग देखते हैं जागो ग्राहक जागो, वैसे ही यहाँ पे होता है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, तो वहां पे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्गोर्स अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाई, शेयर्स जब फ्रिक्शनल नेम पर खरीदे गए थे, फ्रिक्शनल नेम पे खरीदे गए थे, नहीं पता था कौन था मालिक तो जब्त कर लिए थे, वही वाला शेयर जब बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि भाई इनका था, उन्होंने प्रूफ कर दिया, तो उनको लौटा देंगे। या रिफंड ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लास, क्लास एक्शन सूट क्या होता है? जब सिमिलर क्लास के शेयर होल्डर मिल के कंपनी के अगेंस्ट केस करते हैं, जाहिर सी बात है, अब रिलायंस जैसी कंपनी से मुझे अकेले को लड़ना पड़े तो कितने दिन तक लड़ पाएंगे, लेकिन मेरे जैसे अगर 1 लाख लोग मिलके कोई लड़ना चाहते हैं केस, तो हम लड़ पाएंगे क्लास एक्शन, क्योंकि जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो गवर्नमेंट के भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई पब्लिक जनता जनार्दन को क्या हो गया। तो रिफंड ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लास एक्शन सूट, तो मिलके जनता जनार्दन ने केस किया था, जनता जीत गई है, तो उसको आज लीगल एक्सपेंस लगा है, वकील साहब को देने में जो पैसे खर्च है वो भी लौटा देंगे। तो रिफंड करना हुआ कल डिविडेंड का, डिपॉजिट का, डिवेंचर का, एप्लीकेशन मनी, वो आईपीएफ जागो ग्राहक जागो, सोचकर समझकर निवेश कर, जागृत करना है, जागरूक करना है इन्वेस्टर को। डिस्गॉर्स्ड अमाउंट, जब पता चल गया कि कौन है आइडेंटिफाइड पर्सन, जो पहले नहीं पता था, तो उसको लौटाने में। और लीगल एक्सपेंसेस क्लास एक्शन सूट में रिफंड करने में ये पैसा यूज किया जाता है। तो यही था आपका चैप्टर जिसका नाम था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो खत्म हुआ सिंगल शॉट में। अगर आपका डिविडेंड पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इस नोट्स को रखें आप सामने, एक बार कर दे रिवाइज तो आप डिविडेंड करके जा सकते हैं। इसी तरीके से हमने डिपॉजिट किया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया, और बाकी सारे चैप्टर्स, पहले हम वो 7 चैप्टर्स कर रहे हैं जो 60 मार्क्स का कवरेज करते हैं, आसान है और जो आपको पास होने में मदद करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अदर लॉ में, और लास्ट में 20 मार्क्स के वो चैप्टर्स जिसके केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी आपको आने चाहिए, उन चैप्टरों पे आएंगे। इस तरीके से सितंबर के लिए क्विक वन शॉट बोल के हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज जन्माष्टमी का त्योहार भी है, तो सब लोगों को, पूरे भारत में सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लगे रहें।